नहीं तो 2019 में जब पहली बार मैंने अपना कनाडा के अंदर टैक्स फाइल किया था, तो इमेजिन करो मेरे को कितना टैक्स रिटर्न आया होगा। टोटल $43 का मेरे को टैक्स रिटर्न आया था, ऑल्दो मैं काफी ज्यादा के लिए एलिजिबल था। उसका रीजन ये था कि जिनसे मैंने अपना टैक्स फाइल कराया था उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस था, और उसके ऊपर से मेरे को भी काफी सारी चीजों के बारे में नहीं पता था, तो क्या ही मैं आर्ग्यू करता, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि यार अगर आप नए नए कनाडा में एज अ स्टूडेंट आए हो, या फिर वर्क परमिट लेके आए हो, या फिर PR लेके भी आए हो, तो आपके साथ भी ऐसा हो और जितना आपको रिटर्न मिलना चाहिए उतना ना मिले। तो आज की इस वीडियो में हम टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। कुछ मिथ्स होते हैं काफी सारे लोगों के, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और कौन कौन से बेनिफिट्स का आप फायदा उठा सकते हो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कनाडा के टैक्सेस के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार जब टैक्सेस को सेव करने की बात आती है, रिड्यूस करने की बात आती है, तो आपके फंडामेंटल्स सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। तो बेसिकली कनाडा का जो टैक्स सिस्टम है ना, वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, टैक्स का रेट तो डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन आपका जो नया टैक्स रेट है ना, वो बढ़ी हुई सैलरी के ऊपर लगता है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सैलरी के ऊपर लग जाएगा। अब इस चीज को मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, वो ढंग से आपको समझ आएगा। मान लेते हैं कि यार कनाडा के अंदर विजय नाम का बंदा है, मैं रोहित नाम नहीं यूज कर रहा क्योंकि काफी सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि रोहित रोहित बोलते रहते हो, तो हम विजय लेके चलेंगे। वो बढ़िया तरीके से अपनी अच्छी वाली जॉब कर रहा है, बढ़िया, उसका एनुअल पैकेज है $130,000 का। अब काफी सारे लोगों को ये लगता है कि $130,000 तो काफी हाई स्लैब है, तो बहुत ही तगड़ा टैक्स रेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स कटता है। तो जो फर्स्ट $57,375 है ना, उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, और उसके बाद उसके ऊपर $114,750 तक 20.5% टैक्स लगेगा, और उसके ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर 26% टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे $130,000 के ऊपर 26% टैक्स लगेगा। जितनी सैलरी उसके उस स्लैब के अंदर आती है उसी के ऊपर 26% लगेगा। तो स्लैब के हिसाब से डिसाइड होता है, तो आपका एवरेज टैक्स थोड़ा सा कम ही आता है। और ये मैंने रेट्स बताए हैं 15%, 20.5% या फिर 26%, ये फेडरल के टैक्स रेट्स हैं। इसके अलावा हर एक प्रोविंस के अपने अपने इंडिविजुअल टैक्स रेट्स होते हैं, तो फेडरल प्लस प्रोविंशियल टैक्स होता है। अगर ये पूरे टैक्स सिस्टम को आप ढंग से समझना चाहते हो, फंडामेंटल्स को समझना चाहते हो, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो 2-3 साल पहले बनाई थी, बहुत ही बढ़िया, काफी सारे लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यार सबसे पहली चीज तो ये आती है कि काफी सारे लोगों को लगता है कि भाई इनकम टैक्स की बात तो तब आएगी जब कोई इनकम होगी। अगर मैंने 2024 में कोई जॉब ही नहीं की, ना ही पार्ट टाइम ना ही फुल टाइम, कोई इनकम नहीं थी, कोई सैलरी नहीं थी, तो काहे का इनकम टैक्स, कौन सा रिटर्न, कौन सा रिफंड? ऐसा नहीं होता। अगर आप 31 दिसंबर 2024 या फिर उससे पहले कनाडा में आए थे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर PR लेके, या फिर वर्क परमिट पे भी, चाहे आपकी $0 इनकम थी 2024 ईयर में, तब भी आपको अपना टैक्स फाइल करना है, क्योंकि काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल होगे। तो अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते हो, तो आप वो बेनिफिट्स, वो पेमेंट्स वगैरह मिस आउट कर दोगे, जिनके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये हिसाब किताब है। तो डेफिनेटली किसी भी कीमत पे आपको अपना टैक्स फाइल करना है। और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि जो 30 अप्रैल 2025 है, वो अपने 2024 के टैक्सेस फाइल करने की लास्ट डेट है। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद अगर आप अपने टैक्सेस फाइल करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन हाँ, आपका जो रिफंड है, जो रिटर्न है, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है अगर आप 30 अप्रैल 2025 के बाद अपने टैक्सेस फाइल करते हो। GST HST क्रेडिट्स, ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट, या फिर क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव, या फिर कनाडा वर्कर बेनिफिट, भिन्न भिन्न प्रकार के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो पेमेंट्स होती है गवर्नमेंट देती है, तो वो अगर आप लेना चाहते हो तो अपना टैक्स फाइल जरूर करना, क्योंकि नहीं करोगे तो ऐसा होगा कि आपके दोस्त ने, जिसने फाइल किया होगा, उसको तो पेमेंट्स आ रही होंगी हर क्वार्टर में, कभी $100 आ रहे हैं, कभी $200 आ रहे हैं। अगला जो बेनिफिट है ना, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली अपनी जो फीस है, ट्यूशन फीस है, वो तो डिपॉजिट कराओगी। तो आपकी ट्यूशन फीस का जो 15% बनता है ना, वो आपको टैक्स क्रेडिट्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप टोटल 4 सेमेस्टर में अपनी ट्यूशन फीस डिपॉजिट कराते हो $40,000, तो उसका 15% हो जाता है $6,000। तो $6,000 के आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप अपना टैक्स फाइल सही तरीके से करोगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज के पोर्टल पे जाना है। हर एक कॉलेज का अपना पोर्टल होता है, सब आपको लॉगिन ID यूजर वगैरह मिला होगा, तो उस पर जाना है और एक T2202 फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और अपनी टैक्स रिटर्न में वो डाल देना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, एडमिन ब्लॉग, या फिर जो भी आपका स्टूडेंट यूनियन, वहां पे जाके पूछ सकते हो कि मेरे को ये फॉर्म कैसे मिल सकता है। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो जिस कंपनी से मैं अपना टैक्स फाइल करा रहा हूँ पिछले 5 सालों से, टोरंटो टैक्स बुटीक, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको गाइड कर देंगे। मानव करिश्मा बहुत बढ़िया तरीके से फाइल करते हैं, मेरे को हमेशा बढ़िया टैक्स रिटर्न कराया
बताया, तो उनकी सारी की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, आप जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी और बेनिफिट्स के बारे में आगे जाके बात करते हैं। अब यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ऊबर, स्किप द डिशेज या फिर डो डैश या फिर वो ड्राइवर वाली ऊबर, मतलब ऐसे कुछ काम करते हैं, ऐसी साइड हसल्स करते हैं जिसमें गाड़ी का इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लेजिट एक्सपेंसेस होते हैं जो हम अपना काम करते हुए, साइड हसल करते हुए या फिर बिजनेस करते हुए करते हैं, तो उनको राइट ऑफ करके हम अपने टैक्स के बिल को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। खर्चे जैसे कि गाड़ी की माइलेज, मतलब अपनी इनकम जनरेट करने के लिए आपने गाड़ी चलाई, आपके ओडोमीटर पे किलोमीटर चढ़े, उसकी वजह से आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हुई, तो उसको आप राइट ऑफ करवा सकते हो और अपने टैक्स बिल को रिड्यूस करवा सकते हो। उसके साथ साथ गाड़ी की मेंटेनेंस जैसे कि गैस, ऑयल, फ्लूइड्स, नए टायर या फिर कोई रिपेयरिंग कराई, हेडलाइट खराब हो गई या फिर सीट नहीं चल रही या फिर विंडो खराब हो गई या फिर डिक्की में कोई प्रॉब्लम आ गई। उसके अलावा कार वॉश कराया या फिर कार इंश्योरेंस जो आप देते हो, टोल टैक्स या फिर कोई पार्किंग की कॉस्ट थी या फिर फोन एक्सपेंसेस जो है, मतलब ऊबर के ऑर्डर लेने के लिए, स्किप द डिशेस के ऑर्डर लेने के लिए आपको इंटरनेट लगवाना पड़ता है, हाई स्पीड इंटरनेट लगवाना पड़ा, उसका खर्चा हुआ, या फिर ऊबर की बुकिंग फीस थी या फिर कोई फ्रीबीज वगैरह दिए थे। आप ऊबर ड्राइवर वाला काम करते हो, पीछे कोई कस्टमर आया, उसको आपने पानी दे दिया या फिर कुछ खाने पीने को छोटा मोटा दे दिया, कार में कोई एक्सेसरीज वगैरह लगवाई थी, कोई फोन होल्डर या फिर कुछ भी लगवाया जिससे आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़िया कर सको या फिर अपने बिजनेस में, अपनी साइड असल में आप थोड़ा सा कंफर्ट ला सको, वो सारे खर्चे हो गए। या फिर आपने गाड़ी लोन पे ले रखी है तो उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो भी राइट ऑफ करवा सकते हो। तो काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, लेजिट एक्सपेंसेस, जो आप राइट ऑफ करवा सकते हो। गलत काम मत करना, लेजिट एक्सपेंसेस दिखा के अपने टैक्स बिल को आप रिड्यूस कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। जो भी आपका अकाउंटेंट है जिससे आप अपना टैक्स फाइल करवाते हो या फिर जिनसे मैं कराता हूँ टोरंटो टैक्स बुटीक, उनके साथ अपने सारे एक्सपेंसेस शेयर करो। मे भी अपने डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स वगैरह शेयर करो, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन कौन से लेजिट एक्सपेंसेस है जिनको राइट ऑफ किया जा सकता है अपने बिजनेस में या फिर साइड हसल में, ताकि हमारा जो टैक्स है वो रिड्यूस हो सके। तो ये हिसाब किताब। अरे एक बढ़िया चीज़ ये भी है कि जो भी आप अपने बुक कीपर को या फिर अकाउंटेंट को पे करते हो कि भाई $50, $100, $200, $500 जो भी टैक्स फाइल करने के या फिर सारी चीज़ें करने के, तो वो भी एक लेजिट एक्सपेंस है जिसको आप राइट ऑफ कर सकते हो और अपने टैक्स बिल को रिड्यूस कर सकते हो। अब लेटर से यार आप कनाडा के अंदर अपनी कोई जॉब कर रहे हो, वो वर्क फ्रॉम होम है, 3 days a week, 4 days a week या फिर मे बी 5 days a week, बढ़िया हिसाब किताब है, घर पे बैठ के आराम से मजे से आप काम करते हो गाने सुनते हुए। या फिर आपकी जो साइड हसल है, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़ता है या फिर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपकी जो साइड हसल है वो भी घर पे बैठ के ही होती है, वर्क फ्रॉम होम है। कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, यूट्यूब वगैरह बनाते हो या फिर कुछ भी कर रहे हो घर पे बैठ के, तो उस केस में घर से रिलेटेड भी जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए, तो वो सारे लेजिट एक्सपेंसेस आप दिखा के अपना राइट ऑफ कर सकते हो उन चीज़ों को और अपने टैक्स बिल को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये हिसाब किताब भी होता है। जैसे कि आप जो रेंट देते हो या फिर आपकी जो मॉर्गेज जाती है या फिर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का बिल या फिर होम इंटरनेट या फिर कोई भी मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे होते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है जैसे कि टेबल, माउस पैड, माउस, मॉनिटर खरीद लिया या फिर अपने पैरों को रेस्ट देने के लिए कोई वो बेंच सा खरीद लिया, कुछ भी खरीदा जो आपके काम से रिलेटेड है, तो वो सारे एक्सपेंसेस आप राइट ऑफ कर सकते हो और अपने टैक्स बिल को रिड्यूस कर सकते हो। अब यार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब डेफिनेटली ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि मेरी जो प्राइमरी जॉब है उससे जो मेरे को इनकम आती है उससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। मतलब 9 to 5 मैं जो जॉब करता हूँ उससे जो मेरे को सैलरी मिलती है उससे मेरे खर्चे भी निकल जाते हैं, सेविंग भी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी मैं कर लेता हूँ, रिटायरमेंट की प्लानिंग भी चल रही है बिना किसी दिक्कत के, अपने शौक भी पूरे कर लेता हूँ, कुछ खरीदना है वो भी खरीद लेता हूँ, रेस्टोरेंट भी चले जाते हैं, एकदम सिस्टम सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 बजे के बाद घर जब आता हूँ तो मेरे को कोई खज्जल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं या फिर अपनी जो हॉबीज़ हैं वो परस्यू करते हैं, तो फैमिली के साथ बढ़िया सिस्टम चल रहा है। और मेरी जो जॉब है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो मैं कौन से एक्सपेंसेस को दिखा के उनको राइट ऑफ करूं और अपने टैक्स को रिड्यूस करूं। तो इन सारे लोगों के लिए जो बिल्कुल प्योरली सैलरीड होते हैं तो उनके लिए 3 रजिस्टर्ड अकाउंट्स है कनाडा के अंदर, RRSP, TFSA और FHSA। इनके बारे में मैंने डिटेल में ये दोनों वीडियोज़ के अंदर बात की थी, तो इन दोनों में से कोई भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से आप अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हो, अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो, ताकि आपको जो इनकम टैक्स है वो कम हो जाए। साथ के साथ कनाडा के अंदर पहला घर खरीदना है तो उसके लिए इन अकाउंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो उसको भी एक्सप्लेन किया। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, इनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और हाँ यार, ये भी चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि अगर आप लेटर से 3-4 साल पहले कनाडा आए थे, मे बी आप 2021 में एज अ स्टूडेंट आए थे कनाडा में, या फिर 2022 में PR लेके या फिर वर्क परमिट पे कनाडा आए थे और हर साल आप कायदे से अपना टैक्स फाइल कर रहे हो, आपको रिटर्न आता है और बढ़िया तरीके से आप लाइफ इंजॉय कर रहे हो,
सिस्टम एकदम सेट है। लेकिन आप कोई वीडियो देख लेते हो या फिर आपको कहीं से पता लगता है, किसी अकाउंटेंट से बात करते हो, कहीं से आपको रियलाइजेशन होती है कि हर साल जो आपको रिटर्न आ रही थी वो सफिशिएंट नहीं थी, आप ज़्यादा के हकदार थे, तो डेफिनेटली अपने प्रीवियस ईयर्स की जो रिटर्न्स हैं उनको आप री इवैल्यूएट करवा सकते हो और जो भी आपका हक बनता है वो कनाडा सरकार से या फिर CRA से, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, जो कनाडा के अंदर टैक्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अपना जो भी हक बनता है वो वापस ले सकते हो। अब अभी तक इस वीडियो में जो भी डिडक्शंस, बेनिफिट्स या चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं, उनका ज़्यादातर लोग कनाडा के अंदर लाभ उठाते हैं। डिपेंड करेगा कि वो कितने जागरूक हैं, अवेयर हैं, या फिर उनका जो अकाउंटेंट है वो कितना नॉलेजेबल है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप मैरिड हो या फिर आपके बच्चे हैं, और भी बेनिफिट्स होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर आपका कोई गुड डेट है उसके ऊपर अगर आपका कोई इंटरेस्ट है उससे भी आप अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हो, या फिर आपके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हुए थे, या फिर आप कोई डोनेशंस वगैरह करते हो, या फिर इनकम स्प्लिटिंग नाम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने टैक्सेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपकी मैरिज हुई होनी चाहिए, मतलब आपके स्पाउस होने चाहिए, या फिर आप अपने स्पाउस का, मतलब अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो आप अपने स्पाउस का RRSP कॉन्ट्रीब्यूशन रूम भी यूज़ कर सकते हो अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए, अगर आप दोनों की सैलरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, एक की काफ़ी कम है, एक की काफ़ी ज़्यादा है। और इनकी प्रॉपर नॉलेज, डिटेल में नॉलेज आपके अकाउंटेंट को होगी, तो अपने अकाउंटेंट के साथ बैठो, डिस्कस करो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सारी प्लानिंग करो कि कहाँ कहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा अपना टैक्स सेव कर सकते हो ताकि आपका सबसे ज़्यादा फायदा हो। और अगर आपका अकाउंटेंट नहीं है या फिर चेंज करने का सोच रहे हो तो टोरंटो टैक्स बुटीक तो है ही, जिनसे मैं अपना टैक्स फाइल करवाता हूँ। तो ये हिसाब किताब है। बाकी हाँ, अगर आप TFSA, RRSP या फिर FHSA के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, या फिर अगर आप पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो कनाडा के अंदर, स्टॉक्स, ETFs, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या सिस्टम होता है, वो जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।